मैं उससे शिकार करूंगी। तुम सबसे एक सवाल पूछना है, कहाँ है वो हरामजादा? वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं हाल ही में रिलीज हुई साउथ कोरियन फिल्म जिसका नाम है बैलेरिना। मूवी स्टार्ट होती है और हम मिनही को बैले डांस परफॉर्म करते हुए देखते हैं, पर मिनही किसी बात से बहुत घबराई हुई होती है और इसी डर के वजह से मिनही बहुत अच्छे से अपना डांस भी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। मिनही की बेस्ट फ्रेंड ओकजू को दिखाया जाता है। मिनही ने ओकजू को फोन किया था। मिनही कहती है बहुत दिन हो गए हैं, हम लोग आपस में मिले नहीं हैं। मिनही कहती है अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या तुम मुझसे आज मिलने आ सकती हो। ओकजू उससे मिलने के लिए मान जाती है। अपनी बाइक लेकर ओकजू उसके घर के लिए निकल जाती है। उसके घर पहुंचकर ओकजू डोरबेल बजाती है पर कोई गेट खोलता नहीं है। ओकजू उसे आवाज भी लगाती है पर जब कोई रिप्लाई नहीं आता है तो उसे उसके डोर लॉक का पासवर्ड पता था। वो पासवर्ड डालकर गेट खोल देती है। वो अंदर भी आकर देखती है तो किसी तरह की ना आवाज आ रही थी ना ही कोई दिख रहा था। ओकजू अंदर वाले रूम में आ गई थी। वहाँ पर बेड के ऊपर उसे एक बॉक्स दिखता है। उसे जब वो खोलती है तो उसके अंदर एक पेपर पड़ा था। उसमें लिखा था कि तुम प्लीज मेरा बदला लो। ओकजू को ये पढ़कर टेंशन होने लगती है। वो मिनही को कॉल करती है तो घर के अंदर से ही फोन रिंग होने की आवाज आ रही थी। ओकजू देखती है वॉशरूम में उसका मोबाइल पड़ा हुआ था और बाथ टब में उसकी लाश पड़ी हुई थी। मिनही ने सुसाइड किया था और इसीलिए उसने ओकजू को अपने पास बुलाया था ताकि उसे उसका नोट मिल सके। ओकजू अपनी बेस्ट फ्रेंड की लाश देखकर दुखी हो जाती है। वो याद कर रही होती है कि उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। ओकजू एक बेकरी शॉप पर आई थी। मिनही वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती थी। ओकजू ने एक केक खरीदा होता है। मिनही उसे पैक करते वक्त पूछती है कि आज किसका बर्थडे है। ओकजू बताती है मेरा ही बर्थडे है। तो मिनही हैरान हो जाती है। वो पूछती है ओकजू आज तुम्हारा बर्थडे है। ओकजू ने उसे नहीं पहचाना होता है। मिनही बताती है हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तब ओकजू उसे पहचानती है। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। मिनही ओकजू से उसके काम के बारे में पूछती है। वो बताती है मैं एक एमएनसी के लिए काम करती हूँ। जब यहाँ के बिजनेसमैन किसी फॉरेन कंट्री विजिट पर जाते हैं तो मैं उनकी सिक्योरिटी संभालने का काम किया करती हूँ। ओकजू के पूछने पर मिनही बताती है वो बैले डांस किया करती है। ओकजू उस नोट को देखते हुए अपनी फ्रेंड का बदला लेने की ठान लेती है। वो अपने घर पर आ गई थी और मिनही का फोन भी उसी के पास था। मिनही का फोन बजने लगता है। ओकजू उसे उठाकर एकदम शांत रहती है। सामने से एक आदमी बहुत बदतमीजी के साथ उससे बात कर रहा था। वो उसे जमसू ब्रिज पर रात के 2 बजे बुलाता है और कहता है अगर तुम ना आई तो तुम अपना मुंह ना अपने फ्रेंड्स को दिखा पाओगी ना ही अपनी फैमिली को। वो आदमी अपनी कार में वहाँ पर आया होता है और एक ड्रग डील कर रहा होता है। सड़क के दूसरी तरफ ओकजू भी बैठी थी पर ये लोग उसे नहीं जानते थे इसलिए उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। डील करने के बाद वो आदमी फिर से मिनही को कॉल करता है पर ओकजू इस बार उसका फोन नहीं उठाती है। वो अपनी कार में बैठकर जाने लगता है। ओकजू अपनी बाइक से उसका पीछा करने लग जाती है। ओकजू उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। वो उसका घर देख लेती है पर घर के अंदर नहीं जाती है। सुबह हो जाती है। वो आदमी उठकर अपने घर पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। फिर उसके बाद अपनी कार लेकर बहुत तेजी में यहाँ से निकल जाता है। उसके घर के पास एक दुकान होती है। ओकजू वहीं पर बैठी होती है। ओकजू उसके घर आकर उसका ताला तोड़कर घर के अंदर आ जाती है। अंदर पहुंचकर उसके घर में तलाशी लेना शुरू कर देती है। ऐसे ही देखते हुए वो एक अलमारी के पास पहुंचती है। उसके अंदर देखती है बहुत सारी बेल्ट्स, मास्क, हथकड़ी जैसे अजीबोगरीब सामान रखे थे। वो एक ड्रॉर देखती है जिसके अंदर बहुत सारे पेन ड्राइव्स रखे हुए थे। पेन ड्राइव के ऊपर सभी लोगों के प्रोफेशन का नाम लिखा हुआ था। उसे एक पेन ड्राइव दिखता है जिस पर बैलेरिना लिखा था। ओकजू जब उसे प्ले करती है तब वो देखती है उसकी फ्रेंड मिनही का एक पोर्न वीडियो होता है। वीडियो देखकर ओकजू को बहुत गुस्सा आता है और इसी वीडियो के ही वजह से मिनही उस दिन बहुत डरी हुई थी। इसी रीजन के वजह से मिनही ने सुसाइड किया था। ओकजू को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस गुंडे का नाम होता है चोई। मिनही ने चोई के घर पर माइक्रोफोन लगा दिया था और वो उसकी बातें सुनती है। वो आदमी एक क्लब में जाने की बात कर रहा था। ओकजू क्लब का नाम नोट कर लेती है। ओकजू भी अच्छे से तैयार होकर उसी क्लब में पहुंच गई थी। ओकजू बहुत अच्छी लग रही थी। उससे बात करने
के लिए चोई खुद ही उसके पास आता है। चोई उसे किसी और नाम से बुलाता है। ओकजू कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। उसके बाद वो जाने लगता है। ओकजू उसे रोक कर उससे बात करने लगती है। वो ओकजू को अपनी कार में बैठाकर अपने साथ ला रहा होता है। वो बताता है पहले हम एक होटल में चलेंगे। ये होटल चोई का ही होता है। रिसेप्शन पर वो एक रूम की चाबी लेता है और ओकजू के साथ उस रूम के अंदर आ जाता है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो ओकजू को एक ड्रिंक ऑफर करता है। बाद में दिखाया जाता है कि उसने उसके ड्रिंक में एक नशीली दवाई मिला दी थी। ओकजू बेहोश हो गई थी। वो मुंह पर एक मास्क लगाकर उसका फायदा उठाने वाला था। उसने अपने हाथ में वीडियो बनाने के लिए एक कैमरा भी ले रखा था। ओकजू अभी होश में होती है। वो चाकू निकालकर सीधा उसके मुंह पर मारती है, पर वो चाकू पकड़ लेता है। ओकजू बहुत तगड़ी फाइटर थी, पर वो भी कुछ कम नहीं था। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट हो रही थी। ओकजू के हाथ में चाकू होता है। वो सीधा उसके मुंह पर मारती है। चाकू उसके गाल के अंदर घुस गया था। ओकजू उसका पूरा गाल ही चीर देती है। वो उसे मारने वाली थी, पर उसी वक्त उसका दोस्त यहाँ पर पहुँच जाता है। वो गोली चला रहा होता है। ओकजू छुपते हुए बेड के नीचे आ जाती है। वो बेड के ऊपर चढ़कर कई गोलियां चलाता है, फिर उसकी गोली अटक जाती है। ओकजू चादर खींचकर उसे गिरा देती है और रूम के बाहर आकर कमरे को लॉक कर देती है। उसके हाथ पर एक गोली लग चुकी थी। तभी वो सामने देखती है एक और आदमी हाथ में चेन सॉ लेकर खड़ा होता है। वो भागते हुए ओकजू की तरफ आ रहा था। तभी बीच में एक लड़की गेट खोल देती है। चेन सॉ उसी के पैर के ऊपर गिर जाती है और उसका पैर कट जाता है। वो लड़की ओकजू का हाथ पकड़ती है और वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो दोनों होटल के बाहर आकर चोई की गाड़ी चुराकर यहाँ से भाग जाते हैं। चोई के गालों का ऑपरेशन होता है। तभी उसके बॉस को दिखाया जाता है। उसकी और चोई की बातचीत से पता चलता है कि उसका बॉस ड्रग्स का धंधा किया करता था और लड़कियों की वीडियो बनाने का काम चोई खुद से किया करता था। उसका बॉस उससे उस लड़की के बारे में पूछता है और उसे कहता है मुझे 3 दिनों के अंदर वो लड़की अपने सामने चाहिए। जिस लड़की को ओकजू ने बचाया था उसका नाम जीहुन होता है। ओकजू उसके साथ होटल में बैठी हुई थी। वो उससे पूछती है कि तुम कितने दिनों से वहाँ पर थी। तब वो बताने लगती है वो लोग हमें अपना गुलाम समझते हैं। वो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के सामने हमारी वीडियो लीक कर देंगे, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाकर रखा है। उनका कहना मानो, नहीं तो फिर वो वीडियो इंटरनेट पर लीक करने की धमकी देते हैं। जो एक मेडिकल स्टोर पर आया था, वहाँ अंदर एक सीक्रेट लैब थी जहाँ पर उसका एक दोस्त काम किया करता था। वो उसे बताता है कि मैंने उस लड़की को आज तक अपनी लाइफ में देखा नहीं, पता नहीं वो कौन है। वो अपने दोस्त से उस लड़की को मारने के लिए कहता है, पर वो मना कर देता है। तब वो उसे $100 मिलियन देने की बात करता है, जिस पर उसका दोस्त मान जाता है। ओकजू ने जहाँ से अपनी फाइटिंग की ट्रेनिंग ली थी, वहाँ की गुरु से मिलने आई होती है। ओकजू उनसे कहती है मुझे कुछ हथियार चाहिए। वो उसे मिन्ही के बारे में भी बताती है। उसकी गुरु ने हथियार बेचने वालों को बुला लिया था। ओकजू उनसे मिलने आई थी। वो हस्बैंड वाइफ होते हैं। वो बहुत सारी गन दिखाता है। ओकजू अपने हिसाब से कुछ गन्स ले लेती है। उसकी वाइफ एक मशीन दिखाती है। वो तो इतनी खतरनाक होती है कि एक पूरी बिल्डिंग में आग लगा सकती है। चोई का दोस्त डिटेक्टिव को फोन करके चोई की चोरी हुई गाड़ी के बारे में उसे बता देता है। ओकजू अपने घर से बाहर आ रखी थी कुछ सामान खरीदने के लिए, पर जब वो घर के अंदर वापस आई थी तब उसे जीहुन कहीं दिख नहीं रही होती है। उतने में चोई और उसका दोस्त ओकजू पर हमला शुरू कर देते हैं। ओकजू खिड़की से बाहर कूद जाती है। चोई अपने बॉस के पास आया होता है। उसे बताता है मैंने उस लड़की को मार दिया है। उसका बॉस उसे पोर्न वीडियो बनाने के लिए मना करता है। वो कहने लगता है उस काम का आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। वो जीहुन को भी अपने साथ ही पकड़ कर लाया था। वो जीहुन को बांधकर टॉर्चर कर रहा होता है और उससे ओकजू के बारे में पूछ रहा होता है। ओकजू उसी होटल में पहुंच गई थी। वो बेल रिंग करती है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट बाहर आता है वो उसे गोली मार देती है। जिसका पैर कट गया था, ओकजू उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। उससे चोई के ठिकाने के बारे में पूछकर उसे भी गोली मार देती है। ओकजू चोई के ठिकाने पर आ गई थी। वहाँ पर चोई नहीं होता है, पर उसे चोई के बॉस के आदमी दिखते हैं। वो उनसे चोई के बारे में पूछती है, पर कोई भी कुछ नहीं बता रहा होता है। तभी उनका बॉस आ गया होता है। वो उसे कह रहा होता है कि तुम बैठकर मेरे साथ बात करो, पर ओकजू सीधा उसके सर में गोली मार देती है। वो बाकी लोगों से पूछना शुरू कर देती है, पर उसकी बंदूक में गोलियां ही खत्म हो जाती हैं और वो सारे लोग उस पर हमला शुरू कर देते हैं। फाइट शुरू हो जाती है। ओकजू बहुत सारे लोगों को मार देती है। एंड में बॉस का मेन आदमी बचता है। ओकजू उससे चोई के बारे में पूछती है, पर जब वो कुछ नहीं बताता है, ओकजू उसके मुंह में टूटा हुआ
कांच भर देती है, फिर उसे मार देती है। वो यहाँ से बाहर निकल रही होती है, सामने से उसे एक कार आती हुई दिखती है, उसमें चोई का दोस्त होता है। उसी कार के अंदर उसे जख्मी जीहुन भी दिखती है। ओकजू ने उसे गन पॉइंट पर ले रखा था, पर उसी वक्त पीछे से चोई उस पर गोली चला देता है। चोई का दोस्त चोई के पास जाकर कहता है कि मैं इसे मार दूंगा, तुम 100 मिलियन तैयार रखना। चोई अपने दोस्त को भी गोली मार देता है। वो ओकजू के पास आया था उसे मारने के लिए, पर उसी वक्त जीहुन उस पर गोली चला देती है, पर उसकी एक भी गोली चोई को नहीं लगी थी। उतने में ओकजू उसे गोली मारती है, उसे एक और गोली मारती है। ओकजू और जीहुन उसे पकड़कर बीच के किनारे लाए थे। वो पूछने लग जाता है तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तब वो बोलती है कि मैं बैलेरिना की फ्रेंड हूँ। ओकजू अपने साथ वही मशीन लाई थी और वो चोई को जिंदा जला देती है। ओकजू अपनी फ्रेंड को याद करके रो रही होती है, पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसने उसका बदला ले लिया था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ओकजू के पास सिर्फ एक ही फ्रेंड थी और वो ही उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। चोई ने उसे भी मार दिया था और इसीलिए ओकजू ने जमीन आसमान एक करके अपनी बेस्ट फ्रेंड का बदला ले लिया था। आप लोगों को ये साउथ कोरियन मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।